हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स फॉर 22 ऑफ फेब 2023। और जो पहला टॉपिक है हमारा एनजीटी फाइन करा है दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर 2232 करोड़ का फॉर पुअर वेस्ट मैनेजमेंट, द हिंदू का आर्टिकल। और यहाँ पे हम नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को डिस्कस करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बराबर ये ट्राइब्यूनल आप देखोगे कहीं ना कहीं वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के यहाँ पे चर्चा में रहता है और किस तरीके से यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बेसिकली इंपोज करा है इतने का अमाउंट, आप वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एज अ बॉडी आपको वो देखना होगा कि इसको एस्टैब्लिश किस तरीके से किया गया है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010, यानी कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि बेसिकली पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट को पास करके लाया गया है और वो एक्ट का नाम है एनजीटी एक्ट 2010। नई दिल्ली जो है वो प्रिंसिपल प्लेस है जहां पे ट्राइब्यूनल का सिटिंग लोकेटेड है। इसके अलावा भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, ये सारे कुछ जो है वो बाकी भी ट्राइब्यूनल के बाकी प्लेसेस हैं। एनजीटी जो है वो मैंडेटेड है कि वो डिस्पोज करे एप्लीकेशंस और अपील्स विद इन 6 मंथ्स, कहीं ना कहीं 6 महीने के अंदर अंदर एनजीटी को जो है वो केस जो है वो डिस्पर्स करना पड़ता है। ठीक है, ये मैंडेटरी है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। कॉम्पोजिशन की बात कर ले तो इसमें एक चेयरपर्सन होता है, कुछ जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स भी शामिल होते हैं। इनका टेन्योर क्या है तो 5 साल का टर्म होता है और रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि रीअपॉइंटमेंट के लिए ये एलिजिबल नहीं माने गए हैं। तो 5 साल का टेन्योर है और ये आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चेयरपर्सन को अपॉइंट कौन करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट कि चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट कौन करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। किसके कंसल्टेशन में? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन से। और सिलेक्शन कमिटी को भी बनाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट करने के लिए जुडिशियल और एक्सपर्ट मेंबर्स को। चलिए, साथ साथ में एटलीस्ट 10 और मैक्सिमम 20 फुल टाइम जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स होने चाहिए ट्राइब्यूनल में। तो मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 मेंबर्स जो है वो फुल टाइम में जुडिशियल और एक्सपर्ट को मिला करके हो सकते हैं। पावर्स की बात कर लेते हैं तो ये एस्टैब्लिश करता है इफेक्टिव और एक्सपीडिशियस डिस्पोजल वगैरह जो भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से जुड़े केसेस चल रहे हैं। साथ साथ में कंजर्व किया जाए किस तरीके से फॉरेस्ट वगैरह को और बाकी का नेचुरल रिसोर्सेस को, उसकी ये बात करता है। इसके अलावा ये एक एपीलेट जुरिस्डिक्शन का भी काम करता है कि वो अपील को सुन सके कोर्ट वगैरह का। ट्राइब्यूनल जो है वो बाउंड नहीं है प्रोसीजर लेड डाउन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो ट्राइब्यूनल है ये बाउंड नहीं करता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 से, और ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस पे काम करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना होगा। साथ साथ में एक क्वेश्चन है, चलिए प्रीलिम्स का, ये एनजीटी का जो टॉपिक था वो तो हमने डिटेल में पढ़ लिया है, लेकिन अभी देखते हैं कि आपने इसको कितना डिटेल में देखा है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करके समझ आ जाएगा। और वो क्वेश्चन आपके सामने किस तरीके से है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और करेक्ट आंसर जो है वो पूछा गया है। चलिए, पहला स्टेटमेंट, एनजीटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो अभी हमने डिस्कस किया है एनजीटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2010 के एक्ट से है, तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा। दूसरा, चेयरपर्सन ऑफ एनजीटी इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये भी हमने देखा है कि इनका अपॉइंटमेंट जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है और चीफ जस्टिस के कंसल्टेशन से। तो दूसरा भी करेक्ट है, यानी कि दोनों करेक्ट होंगे। ठीक है, अगर आपका आंसर कुछ और आता है तो इसका मतलब आपने वीडियो को सही से नहीं देखा है, तो आराम से वीडियो को देखिए और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने हाईलाइट किया है आप उसका नोट्स भी बनाते चलिए, क्योंकि ये बॉडी से हर साल क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा टॉपिक आपके सामने जल जन अभियान को लेकर के, कि राजस्थान से देश में जल जन अभियान की शुरुआत, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं आर्टिकल आपके सामने जो है कि जल जन अभियान क्या है। तो प्रधानमंत्री ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है इसको राजस्थान में। इसके अलावा आप देखोगे तो ये कैंपेन जो है इसकी वजह से कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बढ़ाया जा रहा है लोगों में, किस तरीके से जल को बचाया जा सकता है, जल संरक्षण पे काम किया जा सकता है। इसको इंप्लीमेंट ज्वाइंटली कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और ब्रह्म कुमारीज का ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कौन दो बॉडीज हैं जो इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा जो वॉलंटियर्स होंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के, वो कंडक्ट करेंगे पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह जो कि पानी को प्रिजर्व करने से जुड़ा होगा। ये कैंपेन जो है वो चलाया जाएगा 8 महीने के लिए, तो ये आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए, 8 महीने के लिए चलाया जाएगा। इनका फोकस होगा कि नए वाटर बॉडीज को बनाना और प्रिजर्व करना 5000 से ज्यादा वाटर बॉडीज को। टारगेट इसका यही है कि एटलीस्ट 10 करोड़ लोगों को इसमें कवर किया जाए। इसके अलावा ब्रह्म कुमारी जो है वो एक स्पिरिचुअल, एजुकेशनल और फिलैंथ्रोपिक मूवमेंट, फिलैंथ्रोपिक मतलब दूसरों की
सहायता करने वाला फिलैंथ्रोपिक मूवमेंट, जो कि ओरिजिन हुआ हैदराबाद में, सिंध में 1930s के समय में, ठीक है। और ब्रह्मा कुमारी इस मूवमेंट को फाउंड करा था लेखराज कृपालानी ने। ये इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। ब्रह्मा कुमारी मूवमेंट को किसने फाउंड करा था? तो लेखराज कृपालानी ने। इसके अलावा ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जाना जाता है अपने प्रोमिनेंट रोल के लिए, जो वो महिलाओं के लिए भी लेकर के आते हैं इस मूवमेंट से, ठीक है। चलिए 1980 में इस ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर किया गया यूएन के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशंस में, और 1983 में इसको रिसीव किया गया कंसल्टेटिव स्टेटस यूनेस्को का भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने थर्ड आर्टिकल, और ये एससीओ का आर्टिकल है। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का कटआउट, कि किस तरीके से सेमिनार जो होगा बिल्डिंग कैपेसिटीज को लेकर के, जिससे कि स्किल ट्रेनिंग और नए जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जो है वो एससीओ पार्टनर नेशंस में देखने को मिल जाए। तो यहाँ के वजह से एससीओ जो है वो ओवरऑल इंपॉर्टेंट हो जाता है इस समिट के वजह से। तो चलिए एससीओ क्या है एग्जाम के लिए उसको भी देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एससीओ बेसिकली एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और ये एक यूरेशियन मतलब यूरोप और एशिया को मिलाकर के यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मकसद है कि मेंटेन करना पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी रीजन में, ठीक है। इसको बनाया गया था 2001 में, और इसका जो चार्टर है वो साइन 2002 में किया गया, फोर्स में 2003 में आया था। चलिए इसके अलावा आप देखोगे तो एससीओ को बनाने से पहले 2001 में 5 कंट्रीज को शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। कौन कौन से थे? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान। ये सारे जो कंट्रीज हैं इनको मिला करके शंघाई 5 के नाम से जाना जाता है। शंघाई 5 इमर्ज होता है सीरीज ऑफ बॉर्डर डिमार्केशन से, किस तरीके से बॉर्डर को डिमार्केट किया जाता है और डीमिलिटराइज किया जाता है टॉक्स को बाकी के फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स से, और कहीं ना कहीं इंश्योर किया जा सके स्टेबिलिटी अलोंग द बॉर्डर्स वगैरह। नेक्स्ट आप देखोगे तो उज्बेकिस्तान के आने के बाद में 2001 में इसका नाम बदल करके कर दिया गया शंघाई 5 से एससीओ, और भारत और पाकिस्तान सदस्य बनते हैं 2017 में अस्ताना समिट में। इसके अलावा 17 सितंबर 2021 में अनाउंस किया जाता है कि ईरान भी एक फुल टाइम मेंबर जो है वो एससीओ का बन जाएगा। इसके अलावा अब इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखोगे, यानी कुल मिला के अभी 9 सदस्य हो जाएंगे टोटल। इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात कर ली जाए तो स्ट्रेंथन करेगा म्यूचुअल ट्रस्ट, ठीक है, और नेबरलीनेस मेंबर स्टेट्स का, और इफेक्टिव कोऑपरेशन हो सके पॉलिटिक्स में, ट्रेड में, इकोनॉमी में, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में और कल्चर में। इससे एजुकेशन में टाइज बढ़ेगा, एनर्जी में, ट्रांसपोर्ट में, टूरिज्म में, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वगैरह में भी। इसके अलावा आप देखोगे तो ये इंश्योर करते हैं पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी रीजन में, और इसके वजह से कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट किया जाएगा, फेयर और रैशनल नए इंटरनेशनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्डर को एस्टैब्लिश किया जाना चाहिए। मेंबरशिप में अगेन इसके मेंबर्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और अब ईरान भी रिसेंट मेंबर बन चुका है। साथ साथ में आप देखोगे तो रैट्स भी है, जिसका आपको हेडक्वार्टर्स जो है वो आपको ताशकेंत उज्बेकिस्तान में देखने को मिल जाएगा। एससीओ का जो हेडक्वार्टर्स है वो आपको बीजिंग में मिलेगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, मिंट का आर्टिकल आपके सामने, कि आलिया भट्ट को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जाता है दादा साहब फाल्के अवार्ड में। चलिए तो ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जहां पे वन लाइनर पूछा जाता है उसके लिए। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड ये आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, किस तरीके से इस अवार्ड को सम्मानित किया जाता है, और बेस्ट फिल्म के कैटेगरी में ये कश्मीर फाइल्स को दिया गया है, और ये आपके सामने बेस्ट फिल्म का द कश्मीर फाइल्स। तो इसको दादा साहब फाल्के का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड से सम्मानित किया गया है बेस्ट फिल्म को लेकर के। और बेस्ट एक्टर के रोल में अगर आप देखोगे तो मेल में आप रणबीर कपूर को और फीमेल में आप आलिया भट्ट को याद रखना, ठीक है। तो दोनों अभी फिलहाल पति पत्नी भी हो चुके हैं, तो वैसे भी आप याद रख सकते हो कि उन्हीं दोनों को दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो इंस्टॉल किया जाएगा हरियाणा के गोरखपुर में, ठीक है। तो अभी तक उत्तर प्रदेश का गोरखपुर सबने सुना है, लेकिन ये हरियाणा का गोरखपुर है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चलिए हरियाणा का गोरखपुर गांव है और फतेहाबाद जिला है, ठीक है। भारत का सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो जनरेट करने की बात करता है इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स से, और ये स्टार्ट हुआ था 1950 के दशक से, ठीक है। और आज भारत में कुल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं वो ऑपरेशन में हैं।
आपको जैसे यहाँ मैप में नजर आ रहा होगा उत्तर प्रदेश का नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, ठीक है। आप राजस्थान में भी देख सकते हो राजस्थान का एटॉमिक पावर स्टेशन, महाराष्ट्र का ककरापार एटॉमिक पावर स्टेशन है, कर्नाटका में काइगा है, ठीक है, तारापुर भी महाराष्ट्र में ही है, तमिलनाडु में मद्रास वगैरह के नाम से है। तो इस तरीके से भारत का 3 स्टेज का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कंडक्ट किया जाता है, और स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो ये आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से स्टेज 1 में क्या काम किया जाता है, ठीक है। तो पहले स्टेज में इन्वॉल्व किया जाता है कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, हैवी वाटर रिएक्टर्स को प्रेशराइज किया जाता है। इसके अलावा दूसरे स्टेज में ब्रीडर रिएक्टर से उसको प्रोड्यूस कराया जाता है ज्यादा से ज्यादा फिसाइल मटेरियल वगैरह, और फिर अंतिम स्टेज में यूज किया जाता है थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स, जिससे कि बिजली को जनरेट किया जा सके। और थोरियम हमारे यहाँ केरल वाले रीजन में आपको मिल जाएगा मोनाजाइट सैंड्स होने की वजह से। इसके अलावा भारत ने सक्सेसफुली पहला स्टेज 2013 में कंडक्ट कर लिया था। इसके अलावा अभी हम सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोग्राम में हैं, और इसी के साथ आप देखोगे कि 18 रिएक्टर्स हैं जो प्रेशराइज्ड हेवी रिएक्टर्स हैं। और ये आपको एंटायर जो टॉपिक है नॉर्थ इंडिया का, क्योंकि ये पहला है तो इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का। तो इसी के साथ ओवरऑल उत्तर प्रदेश का आपको नजर आ रहा होगा नरोरा का, लेकिन ये क्योंकि वो नॉर्थ इंडिया का पार्ट बेसिकली हम उत्तर प्रदेश को नहीं रखते हैं, रीजन बीइंग कि हम इसको यहाँ पे नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कवर कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारा जो डेली करंट अफेयर्स है वो 22 ऑफ फेब का हम यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करते हैं इस लेक्चर से आपको काफी कुछ सीखने को मिला है, और हर टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का पैटर्न भी कैसा हो सकता है वो भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि कंटेंट में कहीं से भी कुछ कमी है। बेशक ये जो कंटेंट बनाने के लिए बनाया जा रहा है ये आपके सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए काफी मददगार साबित होगा। अगर अभी नहीं लग रहा है तो एग्जाम के बाद आप जरूर लेक्चर्स को पीछे करके देखिएगा, और देखिएगा टॉपिक्स सेम है और जो पढ़ाया गया है क्वेश्चंस यहीं से मिलेगा। इस वजह से जरा सा भी अगर पसंद आता है इनिशिएटिव को तो वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके भी अपना व्यूज आप जरूर बताते रहिए, और दूसरों को भी शेयर करते रहिए, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो इनिशिएटिव चलाया जा रहा है क्वालिटी कंटेंट का, इसको हम और ज्यादा लोगों तक जोड़ सकते हैं। चलिए तब तक के लिए बने रहिए चैनल से, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।